नमस्कार, मैं हूं देवेश और आप हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने पिछला लेक्चर देखा होगा वीडियो में, हमने स्टार्ट कर दिया है बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस को। आप यहां पे आके पूर्णतः जितना पाठ्यक्रम है उसे एक जगह एक ही प्लेलिस्ट में पाएंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर ऑन द वे है और बीए थर्ड सेमेस्टर के साथ में उपस्थित हूँ। अभी हाल ही में हमने शुरू किया है, फर्स्ट लेक्चर आ गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। उस पर हमारा लेक्चर निर्भर है, उसी के बारे में सारी बातचीत होगी। थोड़ा सा प्रकाश हम डाल लेते हैं पिछले लेक्चर पे। जिस प्रकार हमने पढ़ा कि पहला चैप्टर उत्तर औपनिवेशिक समय में भारत की स्थिति के बारे में, उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमने बात की। किस प्रकार से भारत ने अपनी स्थिति सुधारी, कितने सारी समस्याओं का उसने सामना किया और कैसी कैसी चीज़ों को वो निर्वाह करते हुए, समस्याओं का समाधान निकालते हुए अपने संविधान सभा का निर्माण किया। हमने एक दंश झेला जो भूलने योग्य नहीं है। जब तक भारत की स्थिति बनी हुई है वो हमेशा कुरेदता रहेगा। हमने विभाजन देखा, विभाजन के बाद हमने संविधान सभा का निर्माण किया, उस पर बहुत सारे कार्य किए, कई सारे बैठक हुए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लंबा समय लगा, 60 लाख से ऊपर धन का खर्चा हुआ और अंत में जाके हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। अब हम हो गए संवैधानिक देश। संवैधानिक देश होने के बाद समस्या और तेजी के साथ उभरने लगी, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे देश में संविधान था, संवैधानिक देश थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना पाने की स्थिति को खो दिया और वो हम नहीं चाहते थे। हम इन द सेंस के उस समय के विचारक और बुद्धिमान लोग जो उस सभा में उपस्थित थे, जो प्रत्यक्ष रूप से थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से थे, सभी लोग। क्योंकि हमारी जो मंशा थी वो लोकतांत्रिक थी, यानी लोगों के सहारे से ही हम अपना देश चलाएंगे, उनके द्वारा चुने हुए जो लोग होंगे वही नीतियां बनाएंगे, वगैरह वगैरह। कुल मिला जुला के जो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा ही लोगों पर लोगों का शासन होगा। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, संविधान का निर्माण कर दिया और हमारा फर्स्ट चैप्टर वहीं कंप्लीट हो गया। उसके अगले चैप्टर में जब हम पहुंचते हैं, जो आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेकंड चैप्टर का जो शीर्षक है वो स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक की बात हो रही है। अब हमने तो संविधान बना लिया, हमने समझ लिया, देख लिया कि क्या होता है, कैसे होता है, सब ठीक है। लेकिन अब स्वतंत्रता हमने 47 में पाई, गणतंत्रता हमने 1950 में पाई। उसके बाद की जो समस्याएं होंगी, उसके बाद जो लीलाएं होंगी, जो कार्य होंगे, वो किस प्रकार से होंगे और उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, वो आज के चैप्टर में होगा। बहुत ज़्यादा समय ना पास करते हुए, समय क्या ही पास कर रहा हूँ यार, लेक्चर में ये तो ज़रूरी ही है। एनीवे, हम सीधे अपने मुद्दे पे पहुँचते हैं, यानी बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद से। दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था की जो बात होती है वो एक्चुअल में क्या है, हम कारक पहुँचने से पहले राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया एक दूसरे के लगभग संपूरक हैं और ये लोगों पे जो कई सारे वर्ग होते हैं, कई जातियां होती हैं, कई नियम होते हैं, नौकरशाह होते हैं, संप्रदाय होता है और चुनावी तंत्र होता है, उन सब का मिला जुला एक स्तर है। अब इसमें आप ये समझिएगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक प्रकार से संप्रभु है, यानी इसके ऊपर, इस नियम में देखिए, संप्रभु का अर्थ आप बहुत दूर लेके नहीं जाइएगा, आप सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ही अपने दिमाग में लेके इस बात को समझिएगा कि राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक प्रक्रिया में संप्रभु स्थान रखता है। मतलब ये ऐसी वस्तु है जो राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बात करेगी, यानी राजनीतिक प्रक्रिया जो होगी वो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगी, पहली चीज। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सामान्य रूप से जैसा सामाजिक स्तर पे हमने देखा है बचपन में या प्रौढ़ावस्था में, जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखा होगा, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग देखें या सब लोग इस विषय में जाने ही जाने, लेकिन
जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, उन्हें ये लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु ऐसा नहीं है। ये लगभग पूरक हैं, यानी यहां पे संप्रभुता राजनीतिक व्यवस्था को दे देनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था हमें बताती है कि इस समाज में किस प्रकार से कार्य होंगे, उसकी बॉडी क्या होगी, यानी उसके अंग क्या क्या होंगे, वो किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनाएंगे संवैधानिक रूप से कि वो सुचारू रूप से किसी एक पक्ष की ओर न भागे, सामान्य रूप से मध्य में खड़ी रहे और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक उतनी ही व्यवस्था पहुंचाई जाए जितना पंक्ति के पहले व्यक्ति तक है। राजनीतिक व्यवस्था हमें ये बात बताती है और यही समझने की यही समझाने की मैं कोशिश आपको कर रहा था। समझ में आ गया राजनीतिक व्यवस्था की बातें क्या थी, और ये राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ भी है, किंतु ये हमारे चैप्टर में इसलिए से थोड़ा सा हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ के बारे में एक विद्वान है डेविड ईस्टन साहब, आपने इनको बहुत बार पढ़ा होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। उन्होंने ही कहा कि राजनीतिक व्यवस्था उन अंतःक्रियाओं का नाम है जिनके द्वारा समाज के मूल्यों का साधिकार विनिधान होता है। राज व्यवस्था अपने पर्यावरण उपव्यवस्थाओं के माध्यम से व्यवस्थाओं के प्रभाव अथवा निवेश अर्जित करती है और उनको सपरिवर्तित करके निर्गतों में परिवर्तित कर देती है। उसका यह काम बाध्यकारी प्राधिकृत होता है। थोड़ा सा कठिन हिंदी है, लेकिन क्योंकि मैं इसीलिए खड़ा हूं तो मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। आप समझ लेंगे तो फिर विद्वान की ओर आप भी कदम बढ़ा देंगे, आप भी किसी को समझा सकते हैं। एक्चुअली में डेविड ईस्टन साहब ये कहना चाहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अंतःक्रियाओं का खेल है, यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी काम होंगे उन सब का ये मुख्य व्यक्ति होगा, मुख्य स्तर होगा, इसके अंदर ही सारे काम होंगे, अंतःक्रिया होगा। और समाज के मूल्यों का साधिकार, समाज के मूल्य का मतलब धन नहीं, समाज की स्थिति की बात हो रही है कि समाज के जो भी अधिकार होंगे और उसके साथ जो विनिधान होगा उनके लिए नियम बनेंगे। और राज्य व्यवस्था अपने पर्यावरण से, मतलब उन्होंने नियम बना दिया, उन्होंने अधिकार समझ लिया, उसके बाद अपने आसपास से, यानी पर्यावरण का मतलब परिधनावरण, अपने चारों तरफ और उपव्यवस्थाओं से, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की बात यहाँ हो गई है इसलिए यहाँ उपव्यवस्था की बात हो रही है कि माध्यम से व्यवस्थाओं का प्रभाव निवेश अर्जित करती है, मतलब धन एकत्रित करती है ताकि ये कार्यक्रम चले, अंतःक्रिया कभी रुके नहीं। और उसके साथ साथ वो उन सब चीज़ों को एकत्रित करती है, फिर उसका अच्छे से संपोषण करती है, उसका विभाजन करती है और जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको फैला देती है ताकि सब जगह बारिश हो, सब जगह लाभ मिले, सब जगह लोग अपने अधिकार को समझें और नियम के अनुसार चले। राजनीतिक व्यवस्था का शाब्दिक रूप से अर्थ ये रहा। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जो सबसे बेहतरीन उदाहरण दिए जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो आसानी से समझ में है वो बॉडी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें आपने देखा हृदय है, फेफड़ा है, और लीवर है, और मस्तिष्क है, चक्षु है, आँख और जिह्वा है। ये सब अलग अलग इनका काम है, अलग अलग जगह है, अलग अलग स्तर है। लेकिन जैसे ही आप इन सबको किसी एक त्वचा में, इस त्वचा मतलब हमारा शरीर का त्वचा, बंद करते हैं तो ये सीधा बॉडी ह्यूमन हो जाता है। बॉडी ह्यूमन हो गया, मतलब इसके अंतर्गत, यानी हमारी बॉडी जो है वो राजनीतिक व्यवस्था है और इसके अंतर्गत जितने भी अंग हैं वो सभी प्रक्रियाएं हैं। इनका सबका अलग अलग काम है, लेकिन जो बात हमने कही कि लगभग बराबर है, उसी हिसाब से अगर इसमें से किसी अंग में कोई समस्या होती है तो दूसरा अंग भी प्रभावित होगा। इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने देखा, ये समझाइए। उसी प्रकार से अंतःक्रिया में अगर कोई समस्या होती है तो राजनीतिक व्यवस्था में दिक्कत शुरू हो जाती है। और ऐसे ही चीज़ों में, ऐसे ही समय में, ऐसे ही अलग अलग बदलाव में जब भी कोई बात होती है या कोई समस्या उत्पन्न होती है अंतःक्रिया के समय में, तो उसका जो निकल के आता है अर्थ, वो संकट के रूप में संकट के रूप में आता है। इसका अर्थ ये हुआ
चूंकि राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक दल का होना स्वाभाविक है। अब ये आ गया, नेतागिरी वाली बात आ गई। राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक दल का होना जरूरी ही है। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं तो मतभेद होना भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार से जिह्वा है, जिसे बहुत स्वादिष्ट चीजें लेने का आदी है, वो उसे स्वादिष्ट चीजें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन लीवर को समस्या होती है। बहुत ऑयली खा लेने से, बहुत ज़्यादा तेल मसाले खा लेने से, या बहुत सादा भोजन कर लेने से जिह्वा को ये सारी चीज़ें चाहिए। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है कि नीचे जब वो जा रहा है तो जहाँ पाचन क्रिया हो रही है वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं। उसी प्रकार से अंतःक्रिया के समय में जब बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो वो अपने अपने लाभ के लिए काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे होने वाली समस्या अन्य अंगों पे जिस प्रकार समस्या उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से जितनी भी अंतःक्रियाएं, वर्ग हैं, जाति हैं, धर्म है, क्षेत्र है, राजनीतिक दल हैं, संवैधानिक स्थिति है, कटुता है, प्रशासनिक क्षेत्र है, वो सारी चीज़ों में जब भी कोई एक अन्यत्र की ओर भगेगा तो बाकी लोगों पे समस्या होगी और ऐसे में संकट उत्पन्न होगा। और संकट का बहुत ही आसानी के साथ, जिस प्रकार से बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ दवाएं वगैरह दी जाती हैं, उसी प्रकार से इस संकट को समाधान के लिए राजनीतिक व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है और राजनीतिक व्यवस्था में इन सबके प्रावधानों को दिया गया है और उस संकट को समाप्त कर दिया जाता है। सीधी बात में समझे तो ये एक पारस्परिक जाल है, मतलब एक दूसरे से बंधा जाल है, जिसमें किसी ने अगर उस जाल को कुतरने की कोशिश की तो बाहरी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो इसे भरने का काम करती है और नए रास्ते बनाती है। राजनीतिक व्यवस्था समझ में आ गया। दल की ओर नहीं जाइएगा अभी आप, थोड़ा सा कठिन है लेक्चर, लेकिन जब आप पूरा लेक्चर देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ बातें समझ में आ जाएंगी। संभव है कि अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, बट प्लीज कंटिन्यू। ओके, उसके बाद नंबर आता है भारतीय राजनीति व्यवस्था की। अब ये जो राजनीतिक व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, अब तक पूरा वैश्विक स्तर पे पढ़ रहे थे, अब हम आ गए हैं अपने घर। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की बात यहां से शुरू होती है। अब सामान्य रूप से अगर हम बात करें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में या भारत में राजनीति के बारे में, तो बहुत संभव है ऐसा कि लोग कहते हैं कि जो संविधान है वही राजनीतिक व्यवस्था है। कह सकते हैं, संभव भी है कहना, क्योंकि हमने शुरू से समझा है, देखा है और ये हमें बताया गया है कि भारत में जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी हो रहा है वो सब भारत के संविधान में लिखा हुआ है और उसी के अनुरूप ये हो रहा है। ठीक बात है भाई, भारतीय संविधान बनाई है इतना व्यापक, संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, होगा ही होगा। लेकिन जब आप विचारकों से, बौद्धिक व्यक्तियों के नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संविधान में पूर्णतः आश्रित नहीं है। कहने का अर्थ है कि भारतीय राजनीति के हिसाब से अगर राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए तो आज के समय की जो राजनीति है या पिछले कुछ समय से जो राजनीति है 10, 20, 25 साल से, वो उसकी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने वाली। कारण बता देता हूं। हमने देखा है कि कई बार देखा है कि जातियों के आधार पर चुनाव होते हैं, धर्म के आधार पर चुनाव होता है, किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर चुनाव होता है। ऐसी स्थिति हमारे भारतीय संविधान में है ही नहीं। संविधान तो किसी को ऊंचा नीचा मानता ही नहीं है और किसी के प्रति कोई दुर्भाव ही नहीं रखता है। वो तो कहता है कि जितना बड़ा राष्ट्रपति जिसका स्तर जो होगा, पद पे रहने की बात कर रहा हूं, और जितना एक आम नागरिक की स्थिति है, सबकी बराबर है, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। जो कानून उन पे लागू होगा वही कानून इन पे भी लागू होगा। तो भारतीय संविधान को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ने की गलती आप भी मत करिएगा। हाँ, उसके प्रभावित होने वाले कारक हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि संविधान का ही पूरक है, संविधान से ही निकला है, तो ये पूर्णतः संभव नहीं है। भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर लें, राजनीतिक व्यवस्था में ही राज्य व्यवस्था आएगा।
भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसी वस्तु है जो भारतीय संविधान के प्रारंभिक स्तर से ही अपना जन्म ले चुकी थी। अगर आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी या आपने कहीं सुना होगा, तो 13/12/1948 ये वो तारीख था। अगर मुझे ठीक से याद हो तो मैं एक बार इसे क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां पे गलत नहीं जाना चाहिए कैसे भी। जी, हाँ अब ठीक है, यही तो बात है, थोड़ा सा दिमाग फिसल गया, सॉरी। अब ये कहाँ रहा सर, हाँ, तो बात कर रहा था मैं 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, तो उस समय के आंतरिक प्रधानमंत्री या उसके बाद के जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे कहा गया उद्देश्य का प्रस्ताव। अभी इसको आप कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करिएगा, क्योंकि अभी 1950 की बात हो नहीं रही है, अभी हम 22 जनवरी 1950 के पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए इस दिन को उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव लाया, और वही उद्देश्य का प्रस्ताव बाद में चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। और उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पुरुष संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में समता, अवसर की समानता, पूजा पाठ, विश्वास, धर्म प्रतिष्ठा और साथ ही साथ अवसर की समता के साथ मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के अंतर्गत अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें सीधा बात कहा गया कि भैया धर्मनिरपेक्षता की हम बात करने वाले हैं, और ये जो प्रस्तावना है यानी ये जो उद्देश्य का है, इसी से ही राज्य व्यवस्था का उदय शुरू हुआ। इसलिए भारतीय संविधान से राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, जबकि उसका एक अंग रूप नहीं, आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए, बात इधर उधर चली गई। हाँ, राज्य व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत ही है, ना कि उसके बराबर है। इतनी बात तो समझ में आ गई कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक रूप से अपनी स्थिति उसके अंतर्गत पाती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हमें ये बताती है, जो संविधान हमें लिख के देता है, कि जब संविधान निर्माण हो जाएगा तो बॉडी स्ट्रक्चर काम कैसे करेगी, यानी शासन कौन करेगा, क्रिया कैसी होगी, प्रकार कैसा होगा, अधिकार कैसे होंगे, और भेदभाव किसी से नहीं हो, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पूर्णतः लागू होने के बाद, और यही स्थिति हमें वो प्रदान करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था समझ में आ गई, ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करके रखिएगा। अब आपको मजा आने वाला है पढ़ने में, अब आपके जानकारी की चीजें सामने आएंगी, तो पुराने वाले बातों से आप खुद को रिलेट कर पाएंगे। अब इतनी सारी दूरी हम चल लिए हैं, हमने समझ लिया है, बात समझ लिया है, हो सकता है कहीं पे आपको थोड़ा ऊपर नीचे लगे भी, लेकिन उन सबको आप अपने दिमाग में रखिएगा। और अब जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपको समझ में आएगा कि पिछली चीजें कैसे रिलेट कर रही हैं। बात आ रही है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। अब आपको समझ में आएगा कि भारतीय संविधान किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है, और बाकी चीजें कैसे उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर के रूप में काम कर रही हैं। जैसे बॉडी है, उसमें क्या हृदय है, क्या फेफड़ा है, क्या लीवर है, क्या किडनी है, सब चीजें किस प्रकार काम कर रही हैं। सबसे पहला जो कारण निकल के आता है, जो सबसे उच्च है, अभी हमने बात की, वो संविधान की प्रस्तावना है, यानी उद्देश्य का जो बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी। राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने में भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वप्रमुख मानी जाती है, सबसे ऊपर मानी जाती है। इसमें सीधी बात कही गई है कि भैया आप ना किसी को छुआछूत के अंतर्गत रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत करेंगे, जैसा प्रस्तावना की बात हुई थी। धार्मिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, भाई किसी धर्म से हमारा लेना देना नहीं है। सबको अवसर की समता होगी, किसी प्रकार की कोई उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये कौन से स्तर पे हैं, इनके पहुंच क्या है, वो कुछ नहीं। हम सीधा मतलब हमारा ये है कि राजनीतिक व्यवस्था में सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान
क्षेत्र मिलेगा और सबको समान रूप से अपने योगदान देने के लिए समाज में स्थिति दी जाएगी। राजनीतिक व्यवस्था का पहला स्तर ये बन के आता है। सिर्फ प्रस्तावना इस प्रकार अपने आप में पूर्ण है कि पूरी राज्य व्यवस्था को, यानी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य व्यवस्था को समझने के लिए आप सिर्फ प्रस्तावना को कहीं भी रख देंगे, वो पूर्णतः अपने आप को साबित कर देगी। किसी भी क्षेत्र में आप बात कर रहे होंगे, धार्मिक क्षेत्र में तो भी, उपासना में तो भी, सत्यता या विचार, धर्म, विश्वास, जो भी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है, वो आपको पूर्णतः स्वतंत्रता के रूप से अपने आप को प्रदर्शित करेगी कि सारी राज्य व्यवस्था प्रस्तावना में ही समाहित है। पहला कारण हमने समझ लिया। दूसरा है एकीकरण की समस्या। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, काफी पीछे जाना पड़ेगा। एकीकरण की बात हमने पिछले लेक्चर में की हुई है कि 565 रियासतों के साथ भारत अपने आज़ादी की ओर कदम बढ़ाया था, जिसमें से बहुत सारे रियासतों ने भारत ने विलय ले लिया। उसके बाद 139 जो रियासतें अंग्रेजों से आज़ाद हुई थी और जिनका कोई बॉन्ड नहीं था अंग्रेजों से, यानी अंग्रेजों के अधीन न होने की वजह से वो स्वतंत्र थे कि भारत में जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे अथवा स्वतंत्र रहेंगे, तो उसमें से भी 136 रियासतों ने कह दिया कि हम भैया भारत के साथ रहेंगे। लेकिन उसमें से 3 रियासतें जो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर थे, उन्होंने विद्रोह किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ तब के सरकार से मिल करके उसे अपने देश में मिलाया, जिसमें से एक छोटी सी समस्या जो पीओके अभी भी है दूसरे के हाथ में, आ जाएगी, वो बहुत दिन नहीं निकलेगा, आ जाएगा। तो वो दंश हमने झेला। एकीकरण में जो एकीकरण की समस्या थी राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, वो सरदार पटेल साहब ने बुद्धिमत्ता के साथ उसको एक्वायर कर लिया और सारी चीज़ें एक स्तर पे रख दी। इसी के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पे बात की गई, जब सबको मिलाया जा रहा था एकीकरण में, तो वहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होके आई कि कहीं पे शासन किसी और धर्म के व्यक्ति का था और जनता की बहुलता कोई और धर्म से संबंध रखते थे। जैसे हैदराबाद में संख्या बहुसंख्यक हिंदू थी लेकिन राजा मुस्लिम था, कश्मीर में संख्या बहुतायत मुसलमान थी, राजा हिंदू था। उन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद भारतीय संविधान में ये विचार किया गया कि भैया ऐसी स्थिति और ऐसी राज्य व्यवस्था बननी चाहिए जहां पे अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव ना हो और उनके अधिकार में कोई कमी ना आए। इसके लिए मौलिक अधिकार में उनको स्थान ऑलरेडी दिया जा चुका था और राज्य व्यवस्था में भी उनकी व्यवस्थाएं सीधी कर दी गई और उन्हें चुनाव में प्रक्रिया भाग लेने के लिए, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था का मूल अंग है चुनावी स्तर, जो शासन की रीढ़ है, उसमें भी उनके पूर्णतः रूप से भागीदारी देने का आश्वासन भी दिया गया और बाद में उसे पूरा भी किया गया। ये तो एकीकरण की समस्या समाप्त हुई, हमने पढ़ ली। अब तीसरा नंबर आता है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है, वो कहा गया कि चुनाव में कौन लोग अपना योगदान देंगे और ये चुनाव कौन कराएगा, ये सभी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बातें आ रही हैं। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत में एक निर्वाचक मंडल का व्यवस्था किया गया, यानी जिसे आज आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार निर्वाचन आयोग, उसका स्थापना किया गया। और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है ना, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया जाए। ये लोग पूर्ण रूप से अपना योगदान देंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को बनाने में। साथ ही साथ भारतीय संविधान में ये स्थिति बनाई गई कि किस प्रकार देश का स्ट्रक्चर होगा, संघीय होगा कि संसदीय होगा, राज्यों का संघ होगा या संघ होगा, ये सारी बातें भारतीय संविधान में बताई गई। भारतीय संविधान को हमने समझा। अब नंबर आता है क्षेत्रीयता का। क्षेत्रीयता वो स्तर है, वो समस्या है राजनीतिक व्यवस्था में जो अपना बहुत ही बड़े रूप से छाप छोड़ता है। अब हम राजनीतिक दल की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। आज की स्थिति की बात करेंगे या पूर्ण रूप से पहले भी ये स्थितियां बनती आ रही हैं। क्षेत्रीयता का अर्थ निकल के आया कि कोई एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां पे समस्याएं होंगी ही होंगी, हर जगह होती है, कुछ जगह यहां भी होंगी।
कई जगहों पे आपने देखा हो कि नदी के जल को लेकर के बहस है, किसी डैम को लेकर के बहस है, उससे होने वाले फायदों के बीच में बहस है। जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारे राज्यों में ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये भी राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारकों में शामिल किया गया, यानी क्षेत्रीयता की समस्या को भी हल करना इसमें समाहित किया गया। उसका बाद नंबर आता है धर्म। अच्छा, ये तो ऐसी चीज़ है कि किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इस पे बात करने की आवश्यकता। ये तो बस आँख बंद की और सब समझ में आने लगा। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, आँख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ और स्थिति समझ में आने लगी कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कहीं पे कोई भाषा बोली जा रही है, कहीं पे कोई धर्म का अनुयायी है, कोई पंथ चल रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय संविधान में कहा गया कि ऐसा है कि ये जो धर्म वाला कॉलम है ना, वहाँ पे हम अपना हाथ उठा देते हैं। हम किसी धर्म के पक्ष में ना अपनी बातचीत रखेंगे और ना किसी किसी धर्म को विशेष रूप से मान्यता देंगे। हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और 1976 में जब भारतीय संविधान संशोधन 42वां लागू हुआ तो उसमें एक और शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष भी। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की स्थिति बना दी गई कि मतलब धर्म के साथ साथ हम किसी पंथ को भी नहीं मानते। तो भारतीय संविधान में माना गया कि धर्म के स्तर पे कोई भी इलेक्शन बॉडी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई राज्य व्यवस्था में स्थान नहीं दिया जाएगा कि भैया आप इस धर्म के हैं, आपको विशेष मान लिया जाए, आप उस धर्म के, आपको कम विशेष माना जाए। धर्म की स्थिति को भी हटा देते हैं और इसे आकार देने वाले कारक में नीचे रख देते हैं। नीचे रखने का अर्थ ये है कि भाई जो जहाँ भी है सब बराबर हैं, आप किसी भी धर्म जाति के हों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे हम तो दूसरे आम चुनाव के बाद ये स्थितियाँ ऊपर उठनी शुरू हो गई। धर्म की बात हमेशा आ जाती है, वर्तमान में भी ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सब लोग जिनका जहाँ पे स्थिति है वो उस धर्म के हिसाब से राजनीति करते ही करते हैं। छठा नंबर आता है ब्रिटिश विरासत का। ब्रिटिश विरासत का अर्थ यह है कि बहुत पहले ब्रिटेन में लोकतंत्र आ गया था। वहाँ पे क्राउन के रूप में निर्णय लिए जाते थे, लेकिन संसदीय रूप से वहाँ पे स्तर था, यानी एक मंत्रिमंडल होगा, एक संसद होगी, उसका एक मुखिया होगा और लोगों के द्वारा चुने हुए जो नुमाइंदे होंगे वो इस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और बिल पास किया जाएगा ताकि नियम बनाए जा सकें सामाजिक रूप से। उसी को हम अपनाते हुए ब्रिटिश विरासत को भी अपने क्षेत्र में रखा हमने, उससे आकार देने के लिए अपने राजनीतिक व्यवस्था को इसका सहारा हमने लिया ब्रिटिश विरासत का, कि भाई जैसे वहाँ चल रहा है वैसे यहाँ भी ले लें। जबकि भारतीय संविधान में संसदीय स्थिति भी ब्रिटेन से ही ली गई है। छठा कारक हमने समझ लिया। सातवें पे आते हैं, जाति पे। अभी हमने धर्म की बात की, उसमें जाति भी है, यहाँ भी जाति आ रही है। आकार देने वाले कारकों में स्वभावतः रूप से हमने ये सोचा था कि जाति को हम ऊपर नहीं रखेंगे। हम मतलब पूरे भारत के लोग। जब भी हम की बात होगी तो जैसे प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग, उसी प्रकार से यहाँ पे भी भारत के लोग की बात होगी। जाति को कहा गया कि इसे कोई फैक्टर ना माना जाए, सबको समान स्थिति दी जाए, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत पहले से भारत में विद्यमान है, इसलिए यहाँ भी अभी इसे जारी रखा जाए, लेकिन इसे विशेषता न दिया जाए और इसके आधार पर कोई भी चुनावी प्रक्रिया या कोई कार्यक्रम या कोई लाभ की चीज़ें न दी जाएं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आरक्षण क्यों है, तो विशेष रूप से इसके अंतर्गत नहीं आता, वो विशेष प्रावधान के अंतर्गत आता है। वो जब भारतीय संविधान का पाठ आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। जातियों को दूर रखा गया और कारक के रूप में उसे शामिल किया गया कि इससे भी ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, ऐसी सामाजिक स्थिति बनाई जाए, ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ कि ये प्रभावित ना करे और सबको स्थितियाँ सुदृढ़ रूप से मिलते हुए आगे बढ़ें। सामान्य रूप से आज के समय में आप देखेंगे तो ठीक इसके उलट है, समस्याएं होती रहती हैं। 8वां नंबर है आधुनिकीकरण। आकार देने के संबंध में हमने देखी कि आधुनिकीकरण को इसके अंतर्गत शामिल किया जाने लगा।
शामिल किया गया ताकि जब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगे, राजनीतिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था को जब ऊपरी स्तर पर ले जाने लगे, तो इसका योगदान बहुत सुचारू रूप से ऊंचा रखा जाता है। आधुनिकीकरण का मतलब नई शिक्षा नीतियां लागू हों, नए उद्योग धंधे बने, नए अवसर को लाया जाए। आधुनिकीकरण की श्रेणी में आपको याद होगा तो वर्ष 1991 में भारत ने अपना बाजार खोल दिया था पूरे संसार के लिए। जब हम काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे उस समय भारत के बाजार को खोल दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने पूरे दुनिया का आह्वान किया कि भाई आइए हमारे यहाँ बाजार करिए और औद्योगिकरण करिए ताकि हम भी आधुनिकीकरण में अपना कदम आगे बढ़ाएं। आधुनिकीकरण को भी राजनीतिक व्यवस्था राज्य व्यवस्था में आधार देने वाले कार्य के रूप में शामिल किया गया। नवा है संस्कृति। इसके बिना आप किसी स्ट्रक्चर की बात कर नहीं सकते। किसी भी देश की बात होगी उसमें संस्कृति अपना योगदान जरूर देगी, क्योंकि संस्कृति एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा नियम है, एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत ढलना प्रत्येक व्यक्ति को आता है। अब साइबेरिया में रहने वाले व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान के हिसाब से रहे तो वो नहीं रहेगा। उसकी अपनी संस्कृति, उसका अपना स्तर है, वो अपने हिसाब से घर बनाएगा, अपने हिसाब से जीवन यापन करेगा, उसका अपने आप से भोजन व्यवस्था होगा। उसी प्रकार से सांस्कृतिक चीज़ें जो हैं वो राज्य व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को ढालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 16वां है कृषि उद्योग, 10वां है, वो मैं जब लिख रहा था तभी मुझे लग रहा था 16वां ना लगे। कृषि उद्योग की बात जब की जाने लगी भारतीय राज्य व्यवस्था को संभालने में, कृषि उद्योग का अर्थ यह है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि जिसके पास जमीन होगा वही शासन करेगा। यही स्थितियां उत्तर भारत में रही। पूर्व में भी रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी हमारे यहाँ थी, रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में थी, यानी प्रायद्वीपीय पठारों में थी, प्रायद्वीपीय भारत में थी, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर के नीचे की ओर जाता है। वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी कृषि उद्योग के बारे में, आकार देने वाली की स्थिति के बारे में कि भैया किस प्रकार से ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करेगा। कृषि ने अपनी स्थिति दिखाई और बहुत सारे आंदोलन का भी ये जड़ रहा है। कृषि आंदोलन में जिसमें से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा विनोबा भावे का, जिन्होंने कृषि और ज़मीन से संबंधित ही अपना भूदान आंदोलन चलाया था कि आप भूमि दान करिए ताकि सब लोगों के पास ये स्थिति पहुँचे कि वो कुछ कर सकें। अंतिम और 11वां नंबर हम पढ़ने वाले हैं प्रभावशाली व करिश्माई नेतृत्व के बारे में, जो राजनीतिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हैं। राजनीतिक रूप से जब हम बात करेंगे भारत को स्वतंत्रता के बाद, तो अगर आज इस स्थिति में हम हैं जिसमें हम दुनिया के बहुत बड़े कदम में अपना कदम साथ मिलाना चाहते हैं, बहुत बड़े कार्यों में अपना कदम साथ मिलाना चाहते हैं, अपनी स्थिति दिखाना चाहते हैं, तो वो तब के नेतृत्व का ही ये देन है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कुछ नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारी स्थिति पूरे संसार में 25% जीडीपी की थी। मतलब अगर 100 रुपये पूरे संसार में था तो 25 रुपये हमारे पास था। लेकिन जब वो छोड़ के गए तो हम लगभग 2% पे आ गए थे। यानी तब अगर संसार में 100 रुपया हुआ तो हमारे पास सिर्फ 2 रुपया रहा। उस स्थिति में अगर हमने औद्योगिकरण नीति अपनाया, महालनोबिस का नीति अपनाया, उद्योग लगाए, बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, शिक्षा के आयामों में अलग वृद्धियां करी, हमने हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी, नीली क्रांति देखी, लाल क्रांति देखी, बहुत सारी क्रांति को देखते हुए ये सारी चीज़ें प्रभावशाली और करिश्माई नेतृत्व के अंतर्गत आती हैं। 1967 से लेकर 1984 के बीच में इंदिरा गांधी का समय काल, 1947 के बाद और 1963 लगभग 62 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल, लाल बहादुर शास्त्री का छोटा कार्यकाल था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय काल 98 से लेकर 3 तक के बीच में, ये सारी चीज़ें हमने देखी। बहुत अच्छे लोगों के करिश्माई नेतृत्व की वजह से ही हमने अपनी स्थिति को ऊपर बढ़ाया और राज्य व्यवस्था अपने इस स्तर पे आ जाके खड़ी है। उसमें से कुछ राज्यों के लोग भी अपनी स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे पंजाब में प्रताप सिंह कैरो साहब थे,
आंध्र प्रदेश में टीएम रामा और चंद्रबाबू नायडू रहे, बिहार के कर्पूरी ठाकुर साहब रहे, उड़ीसा के बिजू पटनायक रहे, और उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत और मुलायम सिंह यादव रहे जो आमूलचूल परिवर्तन किया। साथ ही साथ वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी अपने करिश्माई नेतृत्व से बहुत स्तरों में बहुत जमीनी स्तर पे उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया है। 2012 से लेकर 2017 तक बीच में जब माननीय अखिलेश यादव साहब थे तो भी उन्होंने अपने बहुत सारे विजनों को प्रदर्शित किया, जैसे मेट्रो लगाना, औद्योगिकरण करना, नए बिल्डिंग्स बनाना, प्राइवेट सेक्टर्स को अपने यहाँ बुलाना। ये सारी चीज़ें करिश्माई नेतृत्व के हिसाब से प्रभावित करती हैं राज्य व्यवस्था को। राज्य व्यवस्था हमने समझ लिया, देख लिया। लंबा चैप्टर है लेकिन आपको इसे समझने की ज़रूरत है। आपको बहुत आनंद आएगा जब आप सारी चीज़ें समझ लेंगे और बाद में आप इस पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि हमने आज क्या पाया है। इसके बाद हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो बात आने लगी संघीय व्यवस्था के आधारभूत कारक की। संघीय व्यवस्था शाब्दिक रूप से अब हम जब देखेंगे तो फेडरलिज्म जो है, जो संघ है, वो भारत में नहीं है। जबकि हम कहते हैं भारत संघ है, लेकिन उसके पहले हम एक शब्द जोड़ते हैं, राज्यों का संघ। हमने कभी नहीं कहा कि भारत एक संघ है, हमने कहा भारत राज्यों का एक संघ है। यानी हम ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि हम अपने हिसाब से संघ को परिभाषित करते हैं और अपने हिसाब से ही उसे प्रदर्शित भी करते हैं। संघीय व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। पहली व्यवस्था है कि पूर्व की संप्रभु इकाइयों का एक हो जाना, मतलब पूर्व में बहुत छोटे छोटे राज्य हैं जो संप्रभु थे, वो सीधा मिल करके एक बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक देश बनाते हैं, एक राज्य बनाते हैं और उसके अंतर्गत अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि जो इसमें राज्य मिल रहे हैं वो स्वतंत्र रहेंगे। अभी आपको समझ में आएगा कि भारत ने संघ को क्यों नहीं अपनाया। इसमें है कि जो राज्य होंगे संप्रभु संघ के में अगर मिलेंगे तो वो अपनी स्थिति को स्वतंत्रता रूप में बनाए रखेंगे। उनके पास अपना नियम होगा, अपनी नागरिकता होगी, अपना कानून होगा, अपने हिसाब से वो कार्य करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वो केंद्र पर निर्भर रहेंगे और ऐसा स्ट्रक्चर हम यूएसए और स्विट्जरलैंड में देख पाते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 राज्यों को मिलाकर के एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया गया है, जिसमें से दोहरी नागरिकता है, मतलब एक नागरिकता आप अमेरिका की लीजिए और एक नागरिकता उस राज्य की लीजिए जिसमें वो रह रहे हैं। आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो, अलास्का में रह रहे हो, पेंसिल्वेनिया में रह रहे हो, कहीं भी दोहरी नागरिकता है। तो ये संघ का महत्वपूर्ण उदाहरण है और बहुत ही सुचारू उदाहरण है। सीधा इसने संघ को पूर्णतः अपने में समाहित किया हुआ है। संघ समझ में आ गया, संघीय व्यवस्था समझ में आ गई, जिसमें से दो प्रकार की थी। पहली वाली अमेरिका की थी, वो हमने देखी, और दूसरा है शासन कार्यकुशलता का विभाजन कर दिया जाए। पहला वाला भारत ने क्यों नहीं अपनाया? आप याद करिए 16वीं शताब्दी जब अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ, पुर्तगालियों का, डचों का, वो आए तो उन्होंने देखा कि यही स्थिति तो भारत में थी। छोटे छोटे राज्य थे, संप्रभु थे, युद्ध करते थे, अगर उनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो वो तुरंत युद्ध को मार डालो, काट डालो वाली स्थिति थी। और उसी में अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तो हमने सीधा मना कर दिया कि भैया हम संघ को पूर्णतः लागू नहीं करने वाले, हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि भैया आप स्वतंत्र रहिए। अगर स्वतंत्रता ही रखना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकीकरण की नीति क्यों अपनाते? तो सबसे पहले हमने इसे नकार दिया। हमने कहा कि ठीक है, हम सबको अपने में मिलाते हैं और सबको उनकी स्थिति के अनुरूप नहीं छोड़ सकते, मतलब संप्रभुता नहीं दे सकते, लेकिन उनमें कार्यकुशलता के हिसाब से विभाजन कर देंगे, उनके अधिकार के हिसाब से विभाजन कर दिया जाएगा, उनके हिसाब से उनको अधिकार दिया जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने भारत को राज्य में बांट दिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग वगैरह बना। 1953 में एक वो थे तमिलनाडु या आंध्रा के थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, 53 दिन तक अनशन पर रहे और उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पे राज्यों का निर्धारण किया जाए। तो 1956 में ये चीज़ें उभरी और तब भारत ने 14 राज्यों का निर्माण कर दिया, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्रा, महाराष्ट्र वगैरह सब
पटल पे आए भाषा के आधार पे, उनका किया गया। तो देश ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि संघ को अपनाते हैं लेकिन अपने हिसाब से राज्यों में बांटेंगे, उनके हिसाब से उनको अधिकार देंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से जब भी आवश्यकता होगी तो हम अधिकार अपने पास रखेंगे। यानी जब भी कोई राज्य में समस्या होगी और वो राज्य अपने आप को, अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर पा रहा है, सही से नहीं चल पा रहा है, तो उसका अधिकार हम अपने पास रखेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। इस प्रकार से भारत ऐसे संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये रहा भैया इंडिया, कार्यकुशलता के आधार पर संघवाद की बात हमने देख ली और समझ ली। अब भारतीय संघ को हमने समझ लिया, विश्व को समझने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे भारतीय संघ में की व्यवस्था को, भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख कारक के बारे में कि जो भारत का संघ है उसमें जो कारक हैं वो किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे पहला नंबर आता है शासन शक्ति का स्पष्ट विभाजन। जो पहली चीज निकल के आती है कि संघ बनाया गया, जैसा लोगों ने सोचा था फेडरलिज्म वैसा नहीं है, तो भारत अपना स्थिति बनाएगा कैसे, वो कैसे सारी चीजें संभालेगा। तो सबसे पहला जो हमने व्यवस्था किया वो हमने किया कि शासन की शक्ति का स्पष्ट विभाजन कर देते हैं। भाई तुम्हारे अंतर्गत जो अधिकार आता है तुम ले लो, स्वतंत्र हो, नियम बनाओ, कानून बनाओ, और वहां समस्या होगी तो हम अपने पास रखेंगे, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे 7वीं अनुसूची 246 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के पास अपना नियम बनाने का अधिकार है। उसी के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, जिसमें राज्य सूची और समवर्ती सूची वगैरह 3 सूचियां हैं, जिसमें से केंद्र अपना नियम बनाएगा, राज्य अपना नियम बनाएगा। जब दोनों में कलेश होने लगेगा, मतलब अगर एक ही विषय पे 2 नियम बन गए, एक राज्य ने बनाया, एक केंद्र ने बनाया, और पता चला कि राज्य और केंद्र के नियम में अगर उठापटक होने लगी, बहस बवाल होने लगा, तो जो केंद्र का नियम होगा उसे ही अपनाया जाएगा, राज्य से वो अधिकार छीन लिया जाएगा। सबसे पहला कारण हमने ये स्थिति हमने स्पष्ट कर दी। तो पहला कारक हमने समझा कि स्पष्ट विभाजन कर दिया। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता। किसी राज्य को, किसी फेडरलिज्म में, आप अमेरिका की बात करेंगे तो वहां संविधान की जो स्थिति है वो दोहरी रूप है। वो कहता है कि एक राज्य भैया आप अपने हिसाब से रखिए, हमको आवश्यकता होगी तो हम आपसे आपका नियम उधार ले लेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने कहा कि जो संविधान की सर्वोच्चता होगी वही भैया सही है, वही नियम भी ठीक है, उसी हिसाब से आपको चलना भी है। आप कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाएंगे कि इसका उल्लंघन करने लगे, आपको संविधान के अनुरूप ही चलना है, केंद्र भी चलेगा, राज्य भी चलेगा। ठीक चीज है। उसके बाद आता है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। लोगों ने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति थे ही भाई, बहुत सारी समितियां थी, 310 लोगों का सदस्य था। प्रारंभ में 389 थे, विभिषिका झेलने के बाद हम 310 पे आके रुके। लोगों ने सोचा कि भाई अगर इस प्रकार से राज्य को अलग कर दिया जाएगा तो राज्य अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक व्यवस्था करते हैं और राज्यसभा का निर्माण करते हैं, उसमें राज्यों के लोगों को स्थान दिया जाएगा, यानी राज्य से चुन के आए हुए लोग आएंगे। केंद्र के लिए अगर लोकसभा है तो केंद्र के लिए अगर लोकसभा है तो राज्य के लिए राज्यसभा बना दी जाए। यहां पे भी हमने बहुत बुद्धिमता से अपने अनुरूप से ढाला इस संघीय व्यवस्था को। अमेरिका में यानी यूएसए में क्या है कि अगर 50 राज्य हैं तो हर राज्य से 2-2 प्रतिनिधि आएंगे, यानी वहां की राज्यसभा में कुछ 100 सदस्य मिलेंगे आपको। 50 राज्य हैं, 2-2 एक से आएंगे तो 100 सदस्य वहां मिल गए। लेकिन भारत में कहा गया कि इस हिसाब से नहीं हम देंगे। छोटे राज्य होंगे उनको 2 मिलेंगे, कुछ बड़े राज्य उनको कहां से उनकी स्थिति बनेगी। तो हमने कहा कि हम इसे बांटेंगे ना जनसंख्या के हिसाब से, कि जैसी जनसंख्या होगी वैसा सदस्य दे दिया जाएगा। तो पहली संघीय व्यवस्था में हमने यहां भी अपने हिसाब से अनुरूप ढाल लिया और राज्यसभा की स्थिति हमने बना दी। चौथा पद है राज्यपाल का। राज्य में आप निर्वाचन करिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, आप मंत्रिमंडल बनाइए, अपने हिसाब से स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाइए, बहुत सारी चीजें। आप जिस प्रकार केंद्र अपने यहाँ मंत्री बनाता है वैसे राज्य भी अपने हिसाब से मंत्री बनाए। लेकिन संघीय व्यवस्था का अर्थ यह होगा कि हम उस पर नजर रखने के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। राज्यपाल की वही स्थिति होगी जो केंद्र में राष्ट्रपति की होगी। तो संघ की ये चीजें
संघीय व्यवस्था के ये भी बेहतरीन चीज़ है। और राज्यपाल का पद तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब राज्य में संकट शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले राज्यपाल ही ये ज्ञान देता है या ये भेजता है अपने ऊपर केंद्र की सरकार की ओर कि भैया इस राज्य में समस्या हो रही है, अब यहाँ पे शासन चलाना बहुत मुश्किल है, आप राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करिए। यानी जो आपात उपबंध भारतीय संविधान में दिए गए 352, 356, 360, उस हिसाब से राज्यपाल ही उसे लागू करवाता है और केंद्र अपनी नज़र रखने के लिए राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था करता है। उसके बाद नंबर आता है एकल नागरिकता की। संघीय व्यवस्था के कारक हैं ये। जहां से हमने संघ व्यवस्था लिया है अमेरिका से, वहां पे दोहरी नागरिकता है, अभी हमने बात किया। वहां पे दो प्रकार की नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। एक लेनी पड़ेगी आपको उस देश की और एक लेनी पड़ेगी उस राज्य की जहां आप हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने कहा कि कुछ नहीं, ऐसा हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, हमको एक ही नागरिक चाहिए, वो भारत का नागरिक होगा, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, आप किसी भी राज्य में रहिए। दूसरी ये भी हमने तय कर ली। छठा है निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें ना केंद्र की कोई स्थिति बनती है, ना राज्य की कोई स्थिति बनती है, ना किसी क्षेत्र की स्थिति बनती है, ना धर्म की स्थिति, कुछ नहीं। निष्पक्ष होगा और स्वतंत्र होगा। यानी भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो अभी दिल्ली में है, और प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा या जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं वो बनेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह पे, मतलब न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र होगी, कार्यपालिका उसमें कोई बाधा नहीं डालेगी। और सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश दे सकता है कार्यपालिका को कि भैया ये बहुत संवेदनशील मामला है, आप इस पे कोई नियम बना दीजिए। संघीय व्यवस्था में ये स्थिति भी हमने सुदृढ़ कर ली। उसके बाद एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। वो कहता है कि कोई भी स्थिति बनेगी, जैसा अभी हमने बात किया, कैसी भी समस्या आएगी उसका निर्धारण आप नहीं करेंगे। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आ रहा है तो आप नहीं करेंगे, वो उसे हमें आप भेजेंगे। यानी राज्य में, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, अगर राज्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति बनती है, या आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति बनती है, या आप शासन चलाने के अनुकूल नहीं है, या सरकार गिर रही है, ऐसी स्थिति में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने घर रहिए। राज्यपाल साहब कहेंगे केंद्र सरकार में, राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, कहेंगे कि इस राज्य में भैया शासन चल नहीं पा रहा है, यहाँ की स्थिति चरमरा गई है, ऐसी विकट स्थिति है, आप ऐसा करिए कि आप अपने पास इसको ले लीजिए। तो वैसे में केंद्र 356 अनुच्छेद का अधिकार अपने पास रखता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। या बाह्य आक्रमण की स्थिति होती है तो 352 अनुच्छेद लगा देता है। वो कहता है कि अब आपसे संभलेगा ना, अब हम संभालेंगे। और यही चीज़ है एकात्मकता का प्रभुत्व, मतलब एक ही बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अपना योगदान और अपना प्रभुत्व रखेगी। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, एकात्मक लक्षण की बात करते हैं। अब एकात्मक प्रभुत्व तो हमने समझ लिया, अब एकात्मक लक्षण की बात हमें करनी पड़ेगी। एकात्मक लक्षण का अर्थ यह है कि एक प्रकार की चीज़ें ही इसमें सम्मिलित की जाएंगी। जैसे बात होगी एक संविधान की, मतलब पूरे भारत में एक ही संविधान होगा, उसी हिसाब से सारे काम होंगे, केंद्र भी करेगा, राज्य भी करेगा, आप कोई अन्य चीज़ उसमें शामिल नहीं कर सकते। दूसरा है संविधान संशोधन, एकात्मक लक्षण है, यानी एक ही लक्षण इसमें आएगा, एक ही बॉडी स्ट्रक्चर इस पर काम करेगी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य नहीं लेगा, क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब संविधान संशोधन कर लेंगे, कितना लंबा हो जाएगा। बात आई कि नहीं भैया आप लोग नहीं करिएगा, ये केंद्र करेगा, आप सुझाव दे दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो हम मान लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो हम स्वतंत्र नहीं मान सकते। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद नंबर आता है आपात शक्ति की। आपात शक्ति भारतीय संविधान में इसलिए दी गई कि जब बहुत सारी समस्या होने लगेंगी, क्योंकि हम फेडरल हैं, राज्यों का एक संघ है, आवश्यक नहीं है कि एक ही समस्या हर जगह उत्पन्न हो, क्योंकि भारत बहुत विलक्षण देश है, हर जगह अपनी बोलचाल भाषा है, अपनी स्थिति है, अपने लोग हैं, उनका अलग कल्चर है, अलग त्यौहार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर जगह एक ही समस्या हो नहीं सकती। तो इसलिए एक ही प्रकार के आपात शक्ति का उपयोग किया जाएगा, वो केंद्र सरकार करेगा और सारे अधिकार अपने पास रखेगा। नंबर आता है एकल नागरिकता का।
जैसा वहाँ हमने बात की वही यहाँ पे है। एकल लक्षण का ये स्थिति है कि भैया आप ऐसा करिए कि एक ही नागरिकता सबको दी जाएगी, बार बार ये राज्य ये नागरिकता ले ले वो कर ले, भैया आप हमारे यहाँ हैं इस प्रकार की नागरिकता है, वहाँ जाएंगे उस प्रकार की नागरिकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये फेडरलिज्म हम नहीं लेने वाले हैं। हमारा संविधान होगा एकल नागरिकता के आधार पे सब भारत के नागरिक होंगे। उसके बाद नंबर आता है सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं होगी। यहाँ पे भी एकात्मक लक्षण है। एकात्मक लक्षण का अर्थ है कि एक ही बॉडी स्ट्रक्चर का अधिकार होगा। उसमें कहा गया कि राज्य अपनी सीमा नहीं बढ़ाएंगे, ना ही उसमें परिवर्तन करेंगे, ना ही किसी को दान देंगे, ना ही किसी से दान लेंगे, ना ही किसी पे अधिकार जताएंगे, ना ही किसी का अधिकार अपने ऊपर लेंगे। ये केंद्र का मामला होगा, वो अपने हिसाब से बंटवारा करेगा। राज्य से उसे सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से सीमाओं को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, किसी को कुछ दे भी सकता है और किसी से कुछ ले भी सकता है। एकात्मक लक्षण की स्थिति है। साथ ही साथ एकात्मक लक्षण में एकात्मक न्यायपालिका की भी व्यवस्था कर दी गई, संगठित न्याय व्यवस्था कर दी गई कि सब लोग एक ही स्तर पर चलेंगे। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी न्याय व्यवस्था एक ही स्तर पर चलेगी, वो सीधे चलेगी। मतलब सबसे पहले आप अपने जिला स्तर पे काम करेंगे, वहाँ नहीं समझ में आएगा भैया हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट से नहीं मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट आइए और सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय देगा और वो जो निर्णय देगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। अब उसके आगे आप नहीं जा सकते। कुछ विशेष परिस्थितियों में यानी किसी प्रकार की मृत्युदंड की जो माफ़ करने की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास है। उसको हम उदाहरण ना लेते हुए ये मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम निर्णय देगा। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने के लिए सीधा केंद्र सरकार को एक संसद में कानून पारित करना पड़ेगा, तो ही वो नियम बदल सकता है। कहने का सीधा अर्थ ये है कि पूर्णतः फिर हम तुरंत लोगों के बीच में आ जाएंगे, यानी अब भारत के लोग चाहेंगे तो उस नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एकल व्यवस्था यहां भी है। साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन भी एक रूप में होगा। जैसे संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, उन 97 विषयों पे केवल संघ कानून बनाएगा। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, केवल राज्य उन 66 विषयों पे अपना नियम बनाएगा। और साथ ही साथ जो समवर्ती सूची है जो दोनों के मध्य है वो 47 विषय हैं, उन 47 विषय पे ही नियम बनाएगा। कहने का अर्थ है कि केंद्र के पास 98, राज्य के पास 66 और समवर्ती के पास कितने थे भैया, कहाँ गया, अच्छा 47 और यहाँ पे 97 है। ये रहा शक्तियों के विभाजन के रूप में सबको अपने अधिकार बांटे गए। लेकिन इसमें चीज़ ये रही कि केंद्र का जो विषय है उसमें राज्य दखल नहीं देगा, समवर्ती का जो विषय है उसमें केंद्र दखल नहीं देगा, राज्य का जो विषय है वो केंद्र दखल नहीं देगा, और समवर्ती में दोनों लोग मिल करके नियम बनाएंगे। लेकिन जैसा अभी आपने देखा कि नियम की बात कि केंद्र अपने पास अपनी सारी चीज़ें रखेगा, उस हिसाब से अगर किसी नियम में डिस्प्यूट हुआ या किसी नियम में बहस होने लगा राज्य और केंद्र में, तो जो नियम केंद्र बनाएगा वही अंतिम निर्णय होगा। राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राज्य व्यवस्था में केंद्र ही सर्वोपरि होगा और उसी को सारी बातें माननी पड़ेंगी, राज्य को भी और अन्य बॉडी स्ट्रक्चर को भी, जो केंद्र फैसला लेगा। ये बात समझ में आ गई एकात्मक लक्षण। अब हम अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हैं। अब बात आएगी भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति, जिसके बारे में मैं प्रारंभ में कह रहा था आपसे कि क्या बात होगी भारतीय संघ की। सबसे पहले 3 विचारकों की बातें आपको मैं बता दूं, उसके बाद हम अपने निष्कर्ष की ओर पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर आता है केसी वियर साहब का। ये कहते हैं कि भारत का संघ अर्ध संघवाद है, ठीक है। दूसरा नाम आता है ग्रेनवेल आंस्टीन साहब का। ये कहते हैं कि एक सहयोगी संघवाद है। और फिर मोरिस जोन्स का आता है जो सबसे कड़ा शब्द प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं कि सौदेबाजी वाला संघवाद है। तीनों लोगों का हमने समझ लिया। अब हम आएंगे निष्कर्ष पे, और पूर्ण रूप से 1-1.5 मिनट और है भैया, रुके रहो यार, समझ में आएगा। निष्कर्ष के रूप में हम बात करेंगे कि भारतीय संघवाद समय के साथ लोगों के हिसाब से, पुराने इतिहास से लिए हुए उदाहरण से, बाहर से आने वाली समस्याओं का
एक पूर्णतः निवारण करके भारत को एक संघ न मान करके राज्यों का एक संघ के रूप में स्वयं को उपस्थित किया। और पूरे विश्व ने देखा कि कितना बेहतरीन संघ का हमने उदाहरण दिया, कितना अच्छा हमने नियम बनाया कि जब ये कहते हैं कि सौदेबाजी वाला संघवाद, तो ये एक कठिन शब्द के रूप में माना जाता है और इनकी आलोचना भी होती है, क्योंकि भारत में वैसे ही संघवाद की आवश्यकता थी और भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रेनविल ऑस्टिन साहब का जो कहने का मतलब है सहयोगी संघवाद, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार और लोगों के पसंद भी बहुत आता है। ये कहते हैं कि सहयोगी संघवाद है, कहने का मतलब है कि सब लोग आपस में सहयोग करके ही इस संघ को चला रहे हैं। ये हाफ फेडरलिज्म के अंतर्गत ही आता है और केसी वीर साहब का अर्ध संघवाद जो है ये कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है, यानी भारत स्वयं कहता है कि हम अर्ध संघवाद है। चैप्टर समाप्त हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करिएगा, उसको देखेंगे, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और हो सकता है संभव हो कि इससे भी आसान कुछ शब्दों को ला करके हम आपको उस पे बारे में बताएं। खूब आनंद लीजिए, खूब आनंद में रहिए, मज़े में रहिए, पढ़ते रहिए और जय हिंद।